नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज 1 और 11। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। सीधे तस्वीरें आपको अलवर की दिखा रहे हैं। राजस्थान के अलवर में मंदिरों पर बुलडोजर को लेकर बीजेपी सड़कों पर है और आज अलवर में आक्रोश रैली निकाली जा रही है। मंदिरों को तोड़े जाने को लेकर बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया और इस प्रदर्शन में साधु संत भी शामिल हैं। ये तस्वीरें आक्रोश रैली की, हालांकि ये बताया जा रहा है परमिशन इनको मिली थी, लेकिन जो हिंदू संगठन है वो भी इसमें शामिल हो गए। लोगों में भी इस बात को लेकर नाराजगी है। आपको बता दें, कुछ घर दुकानें भी अतिक्रमण के तहत हटाई गई थी, लेकिन इसके बाद जब मंदिरों को तोड़ा गया, जिसमें बताया गया एक मंदिर 300 साल पुराना था, उसके बाद से जन भावनाएं और भड़की। लोग इस बात से नाराज हुए। गहलोत सरकार ने पहले ही ऐलान कर दिया कि मंदिरों का फिर से निर्माण होगा, लेकिन इन सब के बीच बीजेपी इसे मुद्दा बनाते हुए जन आक्रोश रैली यहाँ पर निकालते हुए जिस तरह से गहलोत सरकार हिंदू आस्था पर जिस तरह से कुठाराघात कर रही है, इसको हम कभी नहीं सहन करेंगे। और आज जो सर्व समाज का जो यहाँ पे ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, हमारी संस्कृति, हमारी आस्था के केंद्र पर जो कुठाराघात हुआ है, उसका हम सर्व समाज को विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और पूरे भारतवर्ष में जिस तरह से हिंदू धर्म का एक परचम है, कोई भी भारतवासी इसे कभी सहन नहीं करेगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। लक्ष्मी जाटव जिला उपाध्यक्ष, जो गहलोत महिला पर अत्याचार, लक्ष्मी जाटव जिला उपाध्यक्ष, लक्ष्मी जाटव जिला उपाध्यक्ष, जो महिलाओं पे और बेटियों पे अत्याचार होगा वे नारी बिल्कुल नहीं सहेंगी। और तोड़ गहलोत तेरी तानाशाही हिंदू भारत रहने वाले बिल्कुल नहीं सहेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सड़कों पर जय श्री राम के नारे गूंजते हुए, भारत माता के जय के नारे गूंजते हुए इस वक्त आप देख रहे सकरी गलियां, जहां से ये आक्रोश रैली निकाली जा रही है। बीजेपी के कार्यकर्ता इसमें शामिल हैं, साथ ही साथ हिंदू संगठन भी इसमें कई शामिल हैं, साधु संत भी इसमें शामिल हैं। तो जो मंदिरों पर बुलडोजर चला, उसको लेकर सरकार के खिलाफ नाराजगी जताते हुए अब ये कार्यकर्ता, साधु समाज के लोग सड़कों पर उतरे हैं, अपना विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं। लेकिन गहलोत सरकार ने सारा आरोप बीजेपी पर ही मढ़ दिया था। नहीं सहेगा हिंदुस्तान। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। शरद कुमार मेरे सहयोगी से तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शरद, देखिए, ये इतना बड़े स्तर पर ये रैली निकाली जाएगी प्रशासन के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, इसके मद्देनजर क्या सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? देखिए बेटा, ये जहाँ घटना हुई है वहाँ पर ये रैली नहीं निकाली जा रही है, जिला मुख्यालय पर निकाली जा रही है। तो वहाँ पर फिलहाल जो राजनगर है, राजगढ़ है, जहाँ पर ये घटना हुई थी, वहाँ पर फिलहाल शांति का माहौल है। ये जिला मुख्यालय पर अलवर में निकाली जा रही है और वहाँ पर कोई ऐसा अनटुवर्ड इंसिडेंट का की अंदेशा नहीं है, इसलिए कोई सुरक्षा की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। पुलिस साथ में चल रही है और इजाजत लेकर रैली निकाली जा रही है। और विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी वहाँ पर ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि गहलोत सरकार में मंदिर तोड़े गए, क्योंकि वहाँ मामला कांग्रेस बनाम बीजेपी का हो गया है। क्योंकि बीजेपी के जो बोर्ड से जिला अध्यक्ष को बर्खास्त कर दिया है कांग्रेस ने, ये आरोप लगाते हुए कि उसने मंदिर तोड़ा था। अब बीजेपी और वीएसपी कोशिश कर रही है दिखाने की कि नहीं, गहलोत सरकार में मंदिर टूटा है। तो कुल मिलाकर ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों तरफ से वन अपमैनशिप का खेल है कि किसको ज्यादा दोषी ठहराया जाए। इसे लेकर वहां पर विश्व हिंदू परिषद ने आयोजन किया है मंदिर तोड़े जाने को लेकर। ये लंबे समय से चर्चा चल रही थी कि आखिर 18 तारीख की घटना है और करीब 10 दिन होने को आए, कोई भी हिंदू संगठन की तरफ से वहां पर विरोध प्रदर्शन क्यों नहीं हो रहा है। इसे लेकर बीजेपी ने निर्देश दिया था कि जो हिंदू संगठन है उन्हें सक्रिय किया जाए और जिला मुख्यालयों पर रैली की जाए।
और राजगढ़ में तो आपको पता है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों का विरोध हो रहा है। वहां पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों के नेताओं को नहीं घुसने दिया जा रहा है। लिहाजा ये रैली अलवर में ये लोग कर रहे हैं और अलवर में ये रैली करने के पीछे ये अंदेशा है जताने की कोशिश की जा रही है कि गहलोत सरकार में मंदिर तोड़े गए हैं, क्योंकि फैक्ट फाइंडिंग जो टीम थी उस टीम ने बीजेपी ने रिपोर्ट दी थी जिसमें कहा गया था कि मंदिर हटाए जाने को लेकर समस्या नहीं है। शरद, आप रहिए, एक बार फिर से आपसे ताजा अपडेट लेंगे, लेकिन इस बीच जो प्रदर्शन करने के लिए लोग वहां पहुंचे उनकी प्रतिक्रियाएं क्या आ रही है, सुनवाते हैं। आज हम कलेक्टर महोदय के नाम पर ज्ञापन सौंपना है। जो राजगढ़ में कार्रवाई की गई है, एक तरफा कार्रवाई, मंदिर को तोड़ दिया गया, मूर्तियों का विध्वंस कर दिया गया। ऐसी मूर्तियों का विध्वंस तो किसी भी काल में नहीं हुआ। मैं एक प्रश्न रखना चाहता हूं आपके माध्यम से भी और पूरे देश के सामने कि जब एक साधारण व्यक्ति की हत्या पर भी धारा 302 की मुकदमा चलता है तो हमारे यहाँ पर कानून में मंदिरों में स्थापित ठाकुर जी को विधिक व्यक्तित्व दिया गया है। उनकी एक लीगल पर्सनैलिटी है, उनको एक पर्सन का दर्जा है, उनके नाम पर भूमि होती है, उनके नाम पर संपत्ति होती है, जायदाद होता है, उनके नाम पर ट्रस्ट होता है। वो एक विधिक व्यक्तित्व है। जब एक विधिक व्यक्तित्व के आधार को जब नुकसान पहुंचाया जा रहा है, एक तरह से उसका वध किया जा रहा है, आरे से उसको काटा जा रहा है, मशीनों से काटा जा रहा है, तो क्या उन पर धारा 302 का मुकदमा नहीं चलना चाहिए? तो प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि वो हमारे आस्था का जो सवाल है उसका मान रखते हुए जो भी कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यकर्ता ने जो गलत ऑर्डर दिए हैं उन सबको सस्पेंड किया जाए और गवर्नमेंट को धन्यवाद देके किया भी है। और हम चाहते हैं कि आगे ऐसा अशोक गहलोत की सरकार में ना हो। सबसे बड़ी बात ये है कि हाँ, कुछ लोगों ने गलत डिसीजन लिया है पर अशोक गहलोत जी उनका सपोर्ट कर रहे हैं। आज मैं खुद भी कांग्रेस से हूँ, बट कहीं ना कहीं कांग्रेस वालों के जो रूल्स और नियम हमारे आस्था के खिलाफ जा रहे हैं, इसी वजह से आज मुझे उनके खिलाफ बोलना पड़ रहा है। इसके प्रति बहुत जबरदस्त आक्रोश है कि मंदिर तोड़ दिए गए 300 साल पुराने, और हिंदू ये बिल्कुल सहन नहीं करेगा। गहलोत सरकार की बिल्कुल ये अत्याचारी नीति है और एडीएम फर्स्ट ने माना है कि ये जो मंदिर टूटे गलत टूटे और उनको उसी जगह पर पुनः स्थापना किया जाएगा और मंत्रोच्चार के द्वारा किया जाएगा। 17 अप्रैल की कार्रवाई को लेकर 10 दिन बाद इस तरह की आक्रोश रैली अलवर में निकाली जा रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि हिंदू आस्था का अपमान हुआ है, इसलिए नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ऐसे नारे लगाए जा रहे हैं। जय श्री राम के नारे भी आपको सुनाई दे रहे होंगे। साधु संत भी इस रैली में शामिल हुए हैं। प्रशासन से इस रैली की इजाजत ली गई है। मंदिर जिस तरीके से तोड़े गए थे आप तस्वीरों में देख सकते हैं। उसके बाद 3 अफसरों पर कार्रवाई भी की गई थी। हालांकि जो मंदिर तोड़ने की कार्रवाई थी वो नगर पालिका ने इसे अंजाम दिया था, लेकिन अब जवाब सरकार को देना है, क्योंकि लगातार गहलोत सरकार पर उंगली उठ रही है कि जानबूझकर 300 साल पुराने ये मंदिर तोड़े गए। 86 लोगों के घर ऐसे थे जिन पर बुलडोजर चला और इस मंदिर पर बुलडोजर चलने को लेकर अब आक्रोश बढ़ता जा रहा है। शरद हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। शरद, जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, हम देख रहे हैं वह भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, यानी बीजेपी इसे बड़ा मुद्दा बना रही है, बावजूद इसके जब अशोक गहलोत ये कह चुके हैं कि मंदिर का निर्माण फिर से होगा और ये भी कह दिया कि बीजेपी के निगम की ही इसको कार्रवाई बताया। देखिए, वहां पर एक अजीब विडंबना जैसी स्थिति हो गई है। स्थानीय नेता जो है वो पूरी तरह से गायब है बीजेपी के। वो स्थानीय नेता कोई भी सामने नहीं आ रहा है और बीजेपी के जो नेता यहाँ जयपुर से गए थे वो फैक्ट फाइंडिंग लेकर आ गए। अब इन्होंने बीजेपी ने स्ट्रेटेजी बदली है और बीएसपी और बजरंग दल वालों को आगे किया है इस प्रदर्शन को लेकर, क्योंकि देखिए इसमें दोनों तरफ के आरोप लगे हैं। फैक्ट फाइंडिंग जो टीम थी और जो साधु संत कह रहे हैं, बीजेपी ने थोड़ी सी स्ट्रेटेजी बदली है और कहा है कि मंदिर भले ही हटाया जा सकता था, लेकिन उसके हटाए जाने का तरीका जो होता है उसको फॉलो नहीं किया गया है। मूर्तियों को काटा गया है, मूर्तियों को वहां से तोड़ा गया है। तो इस तरह के आरोप पर गहलोत सरकार को वो घेरना चाहते हैं। और अलवर शुरू से आपको पता है कि अलवर जो सबसे ज्यादा सांप्रदायिक तनाव वाला इलाका है वो अलवर है। इसलिए बीजेपी को लगता है कि हिंदू संगठनों को आगे करके अशोक गहलोत सरकार को घेरा जा सकता है, इसीलिए इस तरह प्रदर्शन हो रहा है वहां पर। और बीएसपी और बजरंग दल पहले से प्लान कर रखा था। वहां पर देखेंगे आप तो ज्यादातर जो मठ हैं या फिर जो मंदिर हैं वो उसके पुजारी जो हैं वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर ही राजगढ़ की सबसे बड़ी जो गद्दी है
वहाँ वो भी बीजेपी के टिकट मांग रहे थे और बाबा बालकनाथ वहाँ से सांसद हैं जो महंत हैं, तो बीजेपी के मंदिरों और मठों से। ठीक है शरद, आपके पास लौटेंगे। राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष अर्चना शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ, राजस्थान कांग्रेस की प्रवक्ता अर्चना शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अर्चना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे, जिस तरीके की आक्रोश रैली आज निकाली जा रही है, लगातार आपकी सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि ये एक सोचे समझे इंटेंशन के साथ किया गया, मंदिरों को ढाना सही नहीं था और सिर्फ अफसरों पर कार्रवाई करना भी काफी नहीं है। अर्चना जी, देखिए, आक्रोश रैली नहीं है, ये खींच मिटाओ रैली है, बौखलाहट वाली रैली है, क्योंकि जिस उद्देश्य को लेकर के इन्होंने पोलराइजेशन करने का एक मकसद था इनका, उसमें विफल हो गए, इनका पर्दाफाश हो गया। इन्हीं के बोर्ड ने उसको रेकमेंड किया था कि वो डेमोलिशन ड्राइव चलाया जाना चाहिए। अब चूंकि सारी स्थितियां इनकी विपरीत हो गई है, तो ये हर तरह के हथकंडे अपनाना चाहते हैं। आज ये आक्रोश रैली किस बात का आक्रोश है? बीजेपी का बोर्ड था, बीजेपी का चेयरपर्सन था, एकमात्र कांग्रेस का पार्षद था वहां पर। इन्होंने खुद ने निर्णय लिया कि यहाँ पर रास्ता चौड़ा किया जाएगा। उस समय क्या इनका कर्तव्य नहीं बनता था कि हर एस्पेक्ट को कंसिडर करते? अब खुद का ठीकरा हमारे सिर पर फोड़ना चाहते हैं। वैसे ही भारतीय जनता पार्टी की प्रवृत्ति है कि जो कुछ गलत है वो कांग्रेस की देन है और जो कुछ अच्छा हो रहा है वो बस मोदी जी के आने के बाद हुआ है। तो जिस पार्टी का उद्देश्य हो कि ये इनके इन प्रकार इन सत्ता पर काबिज रहना है, धार्मिक भावनाओं का उद्वेलन करना है, जनता को बांटना है, विघटन पैदा करना है, वो ऐसे काम करते हैं। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि जब हमारे संज्ञान में घटनाक्रम आया, हमने तुरंत कार्रवाई की, जो लोग जिम्मेदार थे उनके खिलाफ। उसके बाद ये भी सुनिश्चित किया गया कि मंदिर का निर्माण करवाएंगे। और क्या चाहते हैं ये लोग? इनका उद्देश्य सफल नहीं हो रहा, इससे इस तरह के मकान ढा दिए गए, उनका पुनर्निर्वास कैसे होगा? अर्चना जी, जिन लोगों के मकान ढा दिए गए, तो उसके लिए तो म्युनिसिपल काउंसिल जो है उसकी जिम्मेदारी है, वो उनके ऊपर इसकी जिम्मेदारी सुनिश्चित करेंगे। और यदि गलत हुआ है तो उनके लिए भी पुनर्स्थापना की कार्रवाई। मुआवजे के लिए क्या सोचा आपकी सरकार ने? मुआवजा कैसे दिया जाएगा? वो सब आपको बता देंगे, वो एक दिन का निर्णय नहीं होता, पहले तो जांच चल रही है, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और क्योंकि ये लोग खुद ही अर्चना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इस पूरे प्रदर्शन में जो लोग शामिल हो रहे हैं, प्रदर्शनकारियों का क्या कुछ कहना है, क्या प्रतिक्रिया है, सुनिए। नहीं सहेगा हिंदुस्तान। भारत माता की भारत माता की भारत माता की वंदे मातरम। जय श्री राम, जय श्री राम। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। प्रताप सिंह खाचरियावास हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, मंत्री हैं वो। प्रताप सिंह खाचरियावास, सबसे बड़ा सवाल तो यही है, आरोप और प्रत्यारोप तो देखिए बहुत लग रहे हैं, लेकिन ये तो तय है कि सियासत अब यहाँ खूब हो रही है और राजनीति गर्मा रही है। आपको क्या इस बात का डर है कि माहौल बिगड़ सकता है? अब आक्रोश रैली निकल रही है, लोगों में नाराजगी है, बीजेपी के नेता है, हिंदू संगठन है, साधु संत है, सबकी नाराजगी दिख रही है। साधु संगठन इनके साथ नहीं है, कांग्रेस के साथ है। राजस्थान की जनता इस बात को जानती है कि राजगढ़ में जो मंदिर तोड़े गए, दुकान मकान तोड़े गए, वो भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड ने प्रस्ताव लेकर, बीजेपी ने जो पाप किया है उसका हिसाब उनको देना पड़ेगा। भगवान राम का नाम बीजेपी लेती है, लेकिन भगवान राम के आंखों से कोई बच नहीं सकता। हम खुद भगवान राम के वंशज हैं, बीजेपी वाले भगवान राम के वंशज नहीं है। ये तो रावण के सिद्धांतों को मानते हैं, इसीलिए इनके नेता कटारिया जी ने तो माता सीता पर अभी आरोप लगा दिए थे बड़े बड़े। इन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि रावण तो भला आदमी था, रावण भला आदमी नहीं होता तो माता सीता कलंकित हो जाती। ये पता नहीं भगवान राम की पत्नी थी, जलकर भस्म हो जाता रावण। बीजेपी ने वहां मंदिर तोड़ दिए, पाप कर दिया, लोगों में विरोध हुआ। इनके जो बाबा बालकनाथ है, मैंने उनसे कहा था ये केसरिया हिंदुस्तान के धर्म और संस्कृति का प्रतीक है, ये पहनकर तो झूठ मत बोलो। आज मैं गारंटी से कह रहा हूँ, यदि इनके पुराने नेता जिंदा होते भैरव सिंह जी, तो वो इनके बोर्ड को, सारे पार्षदों को पार्टी से निलंबित कर देते और स्वीकार करते कि हमारे बोर्ड ने प्रस्ताव गलत लिया, मंदिर गलत टूटे, हम माफी मांगते हैं। बीजेपी को नाक रगड़ के राजस्थान की जनता से माफी मांगनी चाहिए। इतनी हिम्मत नहीं है
मंदिर तोड़ दिए, इनके पार्षद गायब है, इनका चेयरमैन गायब है, कहाँ भागते हैं वो 35 पार्षद राजगढ़ नगर पालिका के जो बीजेपी के हैं। हमारा सिर्फ एक पार्षद है वहां पे, उसको और एमएलए को मीटिंग में नहीं बुलाया और जनता विरोध करती रही, रोकती रही, पार्षद खड़े रहकर मंदिर तोड़वा रहे थे। हमने साफ कह दिया मंदिर दोबारा बनाएंगे, जनता की जो आस्था है उनका सम्मान रखेंगे। बीजेपी ने मंदिर तोड़ दिया, पाप कर दिया, अब उसकी राजगढ़ में रैली निकालने की हिम्मत नहीं। मंदिर टूटा, राजगढ़ में रैली निकाल रहे हैं, अलवर में, पूरे राजस्थान से इन्होंने आदमी इकट्ठे कर लिए और खुद का अपराध छुपाने के लिए जो पाप करता है और पाप पर पर्दा डालता है वो पाप छुपता नहीं है, उस पाप ज्यादा तेजी से उभर कर आता है। बीजेपी को आज मैं आपसे कह रहा हूँ कि जहाँ को प्रभु दारू दुख गई, जहाँ की मती पहले हर ली, इनकी मती पहले ही हर ली है भगवान ने, और भगवान खुद ये देख रहे हैं कि ये पाप कर रही है बीजेपी। ये मंदिर बीजेपी तोड़कर ये कह रही है कि हमने मंदिर नहीं तोड़े। ऐसा मंदिर आपने तोड़े हैं। कांग्रेस कह रही है हम मंदिर बनाएंगे, हमने बोर्ड के खिलाफ भी कार्रवाई की और हमने अधिकारियों को भी सस्पेंड किया। ये किया, हमारा ये मानना है कि बोर्ड को पावर थी तोड़ने की। उन्होंने जब मंदिर तोड़े जा रहे थे प्रताप सिंह जी, तब क्यों नहीं रोका गया? अगर ये इतनी सोची समझी साजिश थी और आप जैसा कि बता रहे हैं कि पहले से प्लान थी, ज्यादातर निगम में जो मेंबर्स हैं वो बीजेपी के हैं, तो इसे रोक क्यों नहीं लिया गया? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बोर्ड का जिस तरह से एनसीबी दिल्ली में कर रही है, बोर्ड को प्रस्ताव लेकर तोड़फोड़ करने का अधिकार है, मैं एग्री करता हूँ। बोर्ड ने प्रस्ताव लिया, इसीलिए ईओ और उन्होंने कलेक्टर से परमिशन नहीं ली, ईओ ने, एसडीएम ने, पार्षद उनके साथ खड़े हो गए, जनता को डरा धमकाकर उनसे लिखवा कर झगड़े फसाद करके तोड़फोड़ कर दी। इसीलिए अधिकारी सस्पेंड किए, बोर्ड के खिलाफ हमने कार्रवाई की है, क्योंकि लोगों की आस्था से जुड़े मुद्दे पर अधिकारियों को सरकार से सूचित करना चाहिए। और जब ये कार्रवाई कर दी तभी तो इतना बड़ा एक्शन सरकार ने लिया। पहले ही दिन आज तक चैनल पर सबसे पहले मैंने कहा था उससे कि हम मंदिर दोबारा बनाएंगे, क्योंकि मुझे भी, मैं आपको सही कह रहा हूँ, हमारी जानकारी में नहीं था, मैं नहीं छुपाऊंगा, किसी की जानकारी में नहीं था। आप मेरे पास जब फोन आया आज तक से साहब इसी तरह से राजगढ़ में मंदिर तोड़े गए, मैंने सीएम साहब को कहा, सीएम साहब ने रिपोर्ट मंगाई और बीजेपी इस बात को स्वीकार, आप उनसे पूछ रही हो तो सारा ऑन डॉक्यूमेंट है, वीडियो में है, सब कुछ क्लियर है कि बीजेपी ने प्रस्ताव लेकर मंदिर तोड़वा दिए। जब तोड़वा दिए तो स्वीकार कर लो, उन पार्षदों को निलंबित कर दो, माफी मांग दो नाक रगड़ के देश की जनता से। तो भगवान राम का नाम लेकर आप मंदिर भी तोड़ोगे? एक पहली बार बीजेपी ने मंदिर नहीं तोड़े। जयपुर में भी बीजेपी ने, वसुंधरा जी की सरकार ने 50 से ज्यादा मंदिर तोड़े थे और तब भी इन्होंने कभी माफी नहीं मांगी। आज तक वो मंदिर दोबारा नहीं बना। प्रताप सिंह जी, आप रुकिए जरा, साथ रहिएगा। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी इस वक्त जुड़ चुके हैं, शहजाद पूनावाला। शहजाद पूनावाला, सीधे तौर पर प्रताप सिंह खाचरियावास ये कह रहे हैं कि गलती आपकी और अब अपनी गलती को आप किस तरीके से उस पर पर्दा डालें उसकी कोशिश में जुट गए हैं। आपने अपनी स्ट्रैटेजी भी बदल दी है, आपके पार्षद गायब हैं, आपके जो नेता स्थानीय हैं वो गायब है, स्ट्रैटेजी अब बदलकर बजरंग दल और वीएचपी को आप आगे कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने यह आरोप जब सालासर बालाजी का मुख्य द्वार ध्वस्त किया गया था तब भी उन्होंने ये कहा कि एनएचएआई ने किया है, फिर पता चला कि पीडब्ल्यूडी ने किया है, उसकी माफी मांगी। तो कांग्रेस पार्टी का तो ये झूठ बोलने का पहले से चलन रहा है। इनसे पूछे कि क्या उस प्रस्ताव में कहीं पर भी मंदिर तोड़ने की बात है क्या, दिखा दे वो प्रस्ताव में। दूसरी बात, जो प्रस्ताव पारित हुआ उसमें तो जवाहरीलाल मीणा भी मौजूद थे, वहाँ के विधायक, और वहाँ के विधायक पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई है वो भी बता दें। उनके विधायक का वीडियो भी वायरल है कि किस प्रकार से वो धमका रहे हैं और बोल रहे हैं कि किस प्रकार से ये सारी कार्रवाई होगी। तो ये पूर्ण तरीके से स्पष्ट है। और जिस प्रकार से कार्रवाई कांग्रेस के, ठीक है, बालकनाथ जो कि सांसद है अलवर के, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। शहजाद आप रहिएगा जरा, उनसे जरा सवाल और स्थितियां समझ लेते हैं। सर, आप क्या कहेंगे, क्योंकि यहाँ आरोप यही लग रहे हैं कि भाई वहां पर स्थितियां जो है बिगड़ी, क्योंकि वहां पर पार्षद वगैरह जो थे वो आपके निगम के थे। अब आपने जो गलती कर दी, मंदिर टूट गया, अब माफी मांगने की बजाय, प्रताप सिंह खाचरियावास भी हमारे साथ इस वक्त मंत्री हैं, वो कह रहे हैं माफी मांगने की बजाय आप लोग आक्रोश रैली निकाल रहे हैं। तो फिर मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, वैसे सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि आपने भी, हम सब ने पढ़ा है, सुना है कि दूसरे के कंधे पे रख बंदूक चलाना, वही कार्य सरकार निरंतर राजस्थान में कर रही है। और अगर ऐसी ही बात है तो फिर आपने आपके अधिकारियों को सस्पेंड क्यों किया है, आपने एसडीएम को सस्पेंड क्यों किया है, आपने ईओ को सस्पेंड क्यों किया है? और अगर यही बात है कि राजगढ़ में वहां पर चेयरमैन का दोष है तो आपने फिर विधायक को सस्पेंड क्यों नहीं किया? मैं आपको निश्चित रूप से और स्पष्ट है ये बताना चाहता हूँ कि सरकार की मंशा है और सरकार की प्रशासनिक जितनी भी व्यवस्था राजस्थान के है, राजस्थान में जितनी भी व्यवस्था है ये सब सरकार के अधीन आती है। यहाँ पर जहाँ पर भी आप देखेंगे, जहाँ जहाँ बीजेपी का बोर्ड है, जहाँ जहाँ पर भी बीजेपी का बोर्ड स्थापित है, वहाँ वहाँ सरकार किस प्रकार के अन्याय
वहाँ की न्यायिक व्यवस्था बालकनाथ जी की बात का जवाब दीजिए प्रताप सिंह जी। चेयरमैन को काम स्वेच्छा भाव से काम नहीं करने दिया जाता है और सरकार उनके हर कार्यक्रम को बाधित करती है। ये जितना बोलेंगे उतना हमें फायदा होगा, जनता सुन रही है इनको। जी, जनता सुन रही है और जनता सुनेगी और जनता निर्णय भी कर चुकी है। आपको संज्ञान में मैं दिला दूं कि जनता निर्णय कर चुकी है। आप अभी चुनाव करवा के देख लो। अगर अगर अपने आप में कॉन्फिडेंस है ना तो अभी त्याग पत्र देखकर चुनाव करा के देख लो, निर्णय हो जाएगा, निर्णय हो जाएगा। और अन्यथा 2023 का इंतजार कर लो, निर्णय होगा, निश्चित रूप से होगा। अरे आपने कहा है तो आप त्याग पत्र देकर चुनाव की घोषणा करो ना, चुनाव की घोषणा करो, दूध का दूध पानी का पानी राजस्थान की जनता कर देगी किसके साथ और किसके साथ नहीं है। बालकनाथ जी, निर्णय तो जनता आरोप प्रत्यारोप की दौर छोड़ दे, गलती किसकी रही और कौन पर्दा डाल रहा है, सवाल इस पर है। सरकार की व्यवस्था नहीं बालकनाथ जी, ऐसा क्यों है फिर कि आपके पार्षद और स्थानीय नेता वहां से गायब दिख रहे हैं? एक सेकेंड बालकनाथ जी, ऐसा क्यों है कि स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ी? बजरंग दल के नेता और हिंदू संगठन के नेता, बीएसपी के नेता वहां पर मौजूद है, लेकिन वहाँ के निर्णय ने ये थोड़ी कहा कि कोई रास्ते में व्यक्ति खड़ा हो तो उसको भी मार दिया जाए। कोई वहाँ पर महिला बेचारी ऊपर मकान में बैठी, उसके नीचे से सीढ़ियां तोड़ दी जाए ताकि वो नीचे नहीं आ सके और उसको तक उसके पानी भी ना पहुंच सके। ये तो बोर्ड ने निर्णय नहीं किया। बोर्ड ने ये निर्णय थोड़ी किया कि वहाँ पर मंदिर हो तो मंदिर को तोड़ दिया जाए और इस प्रकार से अपमानित भाव से तोड़ दिया जाए, क्योंकि सरकार की मंशा और सरकार के अधिकारियों को ऐसे निर्देश होते हैं, तभी ये कृतज्ञ राजस्थान में हमको देखने को मिलते हैं। प्रताप सिंह जी, सीधे तौर पर आरोप आपके तमाम जो सरकार के प्रतिनिधि हैं उन पर लग रहा है। लिखे वर्ग से आते हैं सब लोग, आप बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, बताओ सरकार की मंशा की आज तक चैनल पर ही इस तरह के वीडियो चल रहे हैं, आज तक पर जिसमें बाबा बालकनाथ जी को महिलाओं ने चूड़ी पहनाकर राजगढ़ से रवाना किया। अभी ये डर गए, राजगढ़ जा नहीं सकते, महिलाएं और पुरुष सब जाने। अरे राजगढ़ तो मैं भैया अभी चला जाऊंगा, मैं गया हूँ सबसे पहले। आपकी सरकार है राजस्थान में, जनता की वेदना है वो तो जनता तो अपना दुख कहेगी, जनता तो अपना दुख कहेगी। आपके कलेक्टर ने आपके एसपी ने क्या किया वहाँ जाकर वो तो बता दो इनको। लोगों को गालियां दी, लोगों को जबरदस्ती जीप में छोड़ा गया, उनको जेल के अंदर डालने की धमकी दी गई है, उनको डंडे मारे गए हैं, वो भी तो बता दो इंकल साहब को। तो फिर आप ये बताने में शर्म आ रही है क्या? आपका अधिकारी वहाँ जाता ना, आपके वहाँ पर विधायक जाते ना तब पता लगता उनको। लोग वहाँ पर धोती खोल के रख लेते, केसरिया पहनकर झूठ मत बोलो। तो अपनी वेदना कहेगी मैं, क्योंकि उनका सांसद जो जनता को दुख पहुंचा है, जनता की दुकान टूटी है, मकान टूटा है, उनके जीवन भर की कमाई टूटी है, तो जनता तो अपनी वेदना कहेगी। वेदना नहीं कहेगी तो हमको नहीं कहेगी तो किसको कहेगी? भगवान के पास पहुंचे क्या? आप तो पहुंचे नहीं हो। आप जो मंदिर तोड़कर नाटक कर रहे हैं कि हमने मंदिर नहीं तोड़ा। आप दोनों की बातों से कोई समाधान निकलता हुआ दरअसल दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रताप सिंह खाचरियावास और बालकनाथ जी, आप दोनों का इस मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। नवनीत राणा ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी भेजकर मुंबई पुलिस पर जाति का संगीन आरोप लगाया था, लेकिन मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर नवनीत के आरोपों को खारिज कर दिया। सांसद नवनीत राणा का सच क्या है? क्या थाने में पुलिस ने बदसलूकी की? क्या थाने में सांसद को प्यासा रखा गया? पुलिस कमिश्नर ने जारी किया वीडियो, 12 सेकंड का वीडियो खोलेगा सभी राज। यही वीडियो मुंबई पुलिस कमिश्नर ने सोशल मीडिया पर जारी करते हुए लिखा, क्या हमें कुछ और कहने की जरूरत है? 12 सेकंड के वीडियो के जरिए मुंबई पुलिस ने सांसद नवनीत राणा के सनसनीखेज आरोपों का काउंटर किया है। हम आपको वीडियो में कैद पूरा सच दिखाएं, उससे पहले सुनिए नवनीत राणा ने लोकसभा स्पीकर को लिखी चिट्ठी में मुंबई पुलिस पर क्या क्या आरोप लगाए। आरोप नंबर 1, रात भर पुलिस स्टेशन में रखा गया। आरोप नंबर 2, रात भर थाने में मुझे प्यासा रखा गया। आरोप नंबर 3, दलित होने की वजह से प्यासा रखा। आरोप नंबर 4, रात को बाथरूम तक जाने नहीं दिया गया। आरोप नंबर 5, पुलिस स्टेशन में मुझे गालियां दी गई। अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने मुंबई पुलिस पर सनसनीखेज आरोप लगाए। चिट्ठी पर एक्शन लेते हुए लोकसभा स्पीकर के साथ साथ केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र सरकार से डिटेल में रिपोर्ट मांगी है। आरोप प्रत्यारोप के बीच मुंबई पुलिस ने 12 सेकंड का वीडियो जारी किया। वीडियो में आप देख सकते हैं पुलिस स्टेशन के अंदर नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा
कुर्सी पर बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि टेबल पर पानी की बोतल रखी हुई है, एक नहीं बल्कि दो बोतलें। आपको 3 कप भी नजर आएंगे। वीडियो देखकर लगता है कि मोबाइल कैमरे से यह बनाया गया है और ये उस वक्त का है जब नवनीत राणा और रवि राणा पुलिस स्टेशन में थे। 12 सेकंड के वीडियो में आप नवनीत राणा को चाय पीते हुए भी देख सकते हैं। वीडियो की गवाही यही है कि पुलिस स्टेशन में नवनीत राणा को पानी तो पीने के लिए दिया ही गया, यहाँ तक कि चाय भी पिलाई गई। थाने के अंदर का वीडियो बाहर आया तो शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने नवनीत राणा के आरोपों को झूठ का पुलिंदा बताया। No, absolutely. If you look at the language and the tone and tenor that has been used by the MP and her husband, who is also an elected MLA, in itself shows that their idea was only to create trouble in Mumbai. महाराष्ट्र में जंग छिड़ गई है। बीजेपी और शिवसेना की लड़ाई में खुलकर दोनों ओर से तलवारें मैदान से बाहर निकलनी शुरू हो गई और पूरी ताकत से लहराई जा रही हैं। और इस लड़ाई के सबसे नए अध्याय में उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस आमने सामने खड़े दिख रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने घंटाधारी बनाम गदाधारी कहकर लड़ाई को नया मोड़ दे दिया, तो फडणवीस ने गदाधारी कहकर जंग को एक कदम और आगे बढ़ा दिया। पति पत्नी और परमेश्वर, महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों इन्हीं का बोलबाला है। पति यानी अमरावती से विधायक रवि राणा, पत्नी यानी अमरावती से सांसद नवनीत राणा, और इन दोनों की राजनीति के चक्कर में हनुमान चालीसा पर घमासान। अब इससे कोई भी अछूता नहीं बचा। शुरुआत निर्दलीय जोड़ी ने की और दायरे में तमाम राजनीतिक दल आते चले गए। उद्धव ठाकरे से भी खामोश नहीं रहा गया। आखिरकार वो भी इस लड़ाई में सीधे कूद पड़े। की मला देवळात घंटा बडवणारा हिंदू नको आहे, मला अतिरेक्यांना बडवणारा हिंदू पाहिजे। हे कुठले आले घंटाधारी हिंदुत्ववादी? घंटाधारी हिंदुत्ववाद्यांनी आम्हाला गदाधारी हिंदुत्ववाद्यांनी हिंदुत्व शिकण्याच्या भानगडीत पडू नये। आमचं हिंदुत्व हे गदाधारी हिंदुत्व आहे। तो महाराष्ट्र की राजनीति उसी दिशा में आगे बढ़ रही है जैसी की उम्मीद थी। 23 अप्रैल यानी बीते शनिवार तक हनुमान पाठ पर मचे घमासान के केंद्र में राणा दंपत्ति थे। मातोश्री के बाहर मोर्चाबंदी का फैसला राणा दंपत्ति का था। शिव सैनिकों के आक्रोश का सामना भी इसी दंपत्ति ने किया। जेल की हवा भी राणा दंपत्ति को खानी पड़ी। लेकिन अब इस लड़ाई को बीजेपी ने अपने कंधों पर उठा लिया है। इसलिए उद्धव की तरफ से वार हुआ तो फडणवीस की तरफ से जवाब आया। आता तर नवीन हिंदुत्व आलंय, घंटाधारी आणि गदाधारी, घंटाधारी आणि गदाधारी। मी असं म्हटलं की घंटाधारी गदाधारी, ते म्हणाले आम्ही गदाधारी आहोत। मी त्यांना म्हटलं तुम्ही गदाधारी आहात की नाही माहित नाही, पण रोज सकाळी टीव्ही पाहिल्यावर तुम्ही गदाधारी नक्कीच आहात, हे आमच्या लक्षात येतं। दरअसल ये लड़ाई अब इस बात की है कि महाराष्ट्र के सियासी परिवार में बड़ा हिंदूवादी कौन है, बीजेपी या शिवसेना। हनुमान पाठ पर विवाद की आग तो राज ठाकरे ने भड़काई, लेकिन राणा दंपत्ति के जरिए अब बीजेपी शिवसेना आमने सामने है। सबसे बुरी बात यह है कि हमारा जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उनका गैर जिम्मेदार बर्ताव, वो राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो आप उस महिला के लिए जिसका कास्ट सर्टिफिकेट झूठा है, वो जेल जाने वाली है, अभी भी जेल में है, उनके लिए आप केंद्र को पत्र लिख रहे हो, गृह सचिव को, कि इस महिला के साथ ठीक से व्यवहार नहीं हुआ है। तो अब अभी क्या हो गया? शिवसेना और बीजेपी दोनों ने खुद को ज्यादा शुद्ध हिंदुत्ववादी साबित करने में अपनी अपनी ताकत झोंक दी है। सियासी चढ़ाई महाराष्ट्र से बाहर निकलकर दिल्ली तक आ पहुंची है। राज ठाकरे और राणा दंपत्ति तो शुरुआती राउंड के बाद किनारे कर दिए गए। अब फाइनल उद्धव और बीजेपी के बीच चल रहा है। मुंबई से साहिल जोशी, विद्या, देव कोकट और मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। बीजेपी और शिवसेना की राजनीतिक लड़ाई की आंच में पुलिस भी झुलस रही है। दरअसल नवनीत राणा ने पुलिस थाने में जाति के आरोप लगाए तो लोकसभा स्पीकर और केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांग लिया। महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को आज अपनी रिपोर्ट लोकसभा सचिवालय को भेजना है, केंद्र सरकार को भी जवाब देना है। लेकिन मुंबई पुलिस ने रिपोर्ट से पहले एक वीडियो जारी कर यह जता दिया कि पुलिस ने भी पूरी तैयारी कर रखी है।
जब नवनीत राणा से पुलिस थाने में ज्यादती के आरोप लगे कि नवनीत राणा शेड्यूल कास्ट की है और इसीलिए भी मतलब उनके ऊपर अन्याय हो रहा है, ये बात सही है। और पुलिस ने वीडियो जारी किया भी होगा, लेकिन पुलिस ने उनको पकड़ कर ही उनके ऊपर अन्याय कर दिया है। जब नवनीत राणा से दलित होने की वजह से उत्पीड़न के आरोप लगे, राजनीतिक हमले, राजनीतिक हत्याएं अगर अपने राजनीतिक स्कोर को करने के लिए कुछ लोग करना चाहते हैं तो उससे उनका कोई फायदा होने वाला नहीं है, बल्कि नुकसान होता है। तो मुंबई पुलिस ने 12 सेकंड का एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो के जरिए मुंबई पुलिस ने अपना दामन बचाने की कोशिश की है। मेज पर पानी की बोतलें, चाय के कप, यानी तस्वीरों के जरिए मुंबई पुलिस ने आरोपों का जवाब दिया और शिवसेना कुछ और तीखे आरोपों के साथ सामने आ गई। ये जो मिस्टर एंड मिसेस बंटी बबली है, एमपी एंड एमएलए, उसने जिस तरह से आरोप किए थे कि मुंबई पुलिस ने हमसे बहुत ही बुरी तरह से बर्ताव किया है, जात के आधार पर बर्ताव किया है, हमें पानी तक नहीं दिया पीने को, हम पर अत्याचार किया, ये कितना गलत, उसका एक वीडियो हमारे मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने ट्वीट किया है, उसमें साफ दिखता है कि ये बंटी एंड बबली पुलिस स्टेशन में आराम से बैठे हैं, गपशप कर रहे हैं, उनके सामने चाय रखा है, उनके सामने पानी भी है, उनके सामने और भी सामान है। तो मुंबई पुलिस को आप क्यों बदनाम कर रहे हो? मुंबई पुलिस को सेल्फ डिफेंस में ये वीडियो इसलिए भी जारी करना पड़ा क्योंकि नवनीत राणा ने मुंबई से दिल्ली तक कई मोर्चे खोल दिए। लोकसभा स्पीकर को लिखी चिट्ठी में राणा ने आरोपों की झड़ी लगा दी। नवनीत राणा का कहना है, आरोप नंबर 1, रात भर पुलिस स्टेशन में रखा गया। आरोप नंबर 2, रात भर थाने में मुझे प्यासा रखा गया। आरोप नंबर 3, दलित होने की वजह से प्यासा रखा। आरोप नंबर 4, रात को बाथरूम नहीं जाने दिया गया। आरोप नंबर 5, पुलिस स्टेशन में मुझे गाली दी गई। नवनीत राणा की इस शिकायती चिट्ठी पर एक साथ कई एक्शन शुरू हो गए क्योंकि ये एक सांसद के विशेषाधिकार के हनन का मसला बन गया। लोकसभा सचिवालय ने केंद्रीय गृह मंत्रालय और महाराष्ट्र पुलिस से डिटेल रिपोर्ट मांग ली, तो केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र सरकार से रिपोर्ट तलब कर लिया। अब महाराष्ट्र के मुख्य सचिव 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट देंगे। रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी महाराष्ट्र के डीजीपी पर होगी। ये रिपोर्ट आज किसी भी वक्त ईमेल से लोकसभा स्पीकर को भेजी जाएगी। लेकिन ये लड़ाई यहीं थम जाएगी, इसमें शक है। सियासत के पिच पर लड़ी जा रही इस लड़ाई में अंडरवर्ल्ड की भी एंट्री हो गई है। संजय राउत ने ट्वीट किया एक कागजात के साथ और आरोप लगाया कि नवनीत राणा ने यूसुफ लकड़ावाला से 80 लाख लोन लिए। लकड़ावाला के जिसके साथ आर्थिक व्यवहार हो गए थे, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुए थे, वो सबकी जांच हो गई। लेकिन एक ट्रांजैक्शन ऐसा था जो नवनीत राणा के साथ हुआ था, 80 लाख का ट्रांजैक्शन हुआ है नवनीत राणा के साथ। उसकी जांच क्यों नहीं हो गई? क्यों छुपाया गया? नवनीत राणा को क्यों नहीं बुलाया गया जांच के लिए? राउत का सवाल है कि लकड़ावाला का संबंध दाऊद इब्राहिम से रहा है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में लकड़ावाला को गिरफ्तार किया था, तो फिर नवनीत राणा के लोन की जांच क्यों नहीं हुई? ये देश की सुरक्षा से जुड़ा मसला है, यानी कि इस मसले से मसले पे मसला जुड़ता जा रहा है। विद्या और देव कोटक के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई आज तक। दिल्ली के खेलगांव में आर्किड कोटे से आवंटित किए गए कई घरों को खाली कराने का फरमान है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक उस पर एक दिन पहले अमल भी शुरू हो गया है, लेकिन कलाकार मायूस है।
जिन साजबाज की बदौलत राष्ट्र का नाम सम्मान बढ़ाया, वो घर के बाहर बिखरे पड़े हैं। जो पद्मश्री सम्मान देश ने दिया, वो भी बिखरा पड़ा है। दिल्ली के खेलगांव में ओडिसी कलाकार और पद्मश्री से सम्मानित गुरु मायाधर राउत का घर खाली कराया गया। कोर्ट का आदेश था, 25 अप्रैल तक मोहलत थी। अगले ही दिन सरकारी कर्मचारी गुरु राउत के घर पहुंचे और परिजनों कलाकारों के विरोध के बाद भी सारा सामान देखते ही देखते बाहर कर दिया। घर खाली कराना एक जिंदगी खाली कराने जैसा होता है। यहाँ पर गणपति भी हैं जो घर से बाहर हैं, इधर भारत सरकार भी है जो घर से बाहर है, जो भारत के राष्ट्रपति ने कहा कि मैं आपको पद्मश्री प्रदान करती हूं, और इधर गुरु मायाधर राउत, द हाई प्रीस्ट ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस, सबसे सर्वोच्च पुजारी, और ओडिसी रेंस इन हर वेन्स गुरु मधुमिता राउत। तो ये सारे लोग सिर्फ बाहर नहीं हैं, पीछे देखिए बांसुरी बजाते हुए कान्हा भी घर के बाहर हैं, फुटपाथ पर हैं, और तमाम ओडिसी के साथ जितने साज होते हैं यानी जितने इंस्ट्रूमेंट हैं जो ओडिसी में काम आते हैं, इधर एक तानपुरा है, उधर सितार है, पीछे मृदंग है, ये तमाम चीजें सड़क पर है। 1982 के एशियाई खेल के बाद ये आवाज कलाकारों को आवंटित किए गए थे। तब से ये कलाकार यहाँ रह रहे थे। अब बुजुर्ग गुरु मायाधर राउत दुखी हैं कि इन्हें किसी तरह का नोटिस नहीं दिया गया। पहले नोटिस भी देना चाहिए ना। अगर आप पहले नोटिस दिए जी फलाना डेट में आपका मकान खाली करना है, तो हम तो तैयार रह जाते। हम कोई खाना है, कोई बोलता है, धड़ धड़ सामान सो के लिए बहुत अच्छा नहीं है। खराब ये कि 97 का तैयार आदमी हूँ, इतना बुजुर्ग हूँ, मेरी ख्याल रखिए। क्या करेंगे, जीव तो मार देंगे, मर जाऊंगा ऐसा करने से। गुरु मायाधर राउत का परिवार मायूस है। इन्हें अफसोस सरकारी आवास खाली करने का नहीं, सरकारी कर्मचारियों के तौर तरीके पर है। कि कैसे मैं सारे बुक्स वगैरह कहाँ हाथ में लेकर जाऊं, कैसे जाऊं। तो अगर आए हैं तो कार्टन लेकर आओ, ये कुछ करो, या मेरे को अगर 24 घंटे का मोहलत देती मैं खुद ही सब करा देती। नहीं, ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। एंड दिस वे नो नेवर। एंड बिकॉज पुअर थिंग मधुमिता, द वे दे ट्रीटेड हर टुडे, दिस इज नॉट द वे टू बिहेव. Even if they were in such kind of hurry that the house should be vacated, they should have given her, okay, that this is the last warning, that we give you 1 week, 10 days, 1 month time, and please kindly do it. And after that, so any civilized, dignified person deserves that. मंगलवार को गुरु मायाधर राउत का घर खाली कराया गया। आज किसी और कलाकार की बारी है। उम्मीदों के उलट आशाएं छीने जाने से हर कोई हैरान है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 25 अप्रैल तक 13 कलाकारों को खेलगांव के ये सरकारी घर खाली करने के आदेश दिए थे। उसी फैसले को अदालत में चुनौती दी गई है, जिस पर आज सुनवाई होनी है। अनीशा माथुर के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। आपकी सरकार ने वादा किया था कि पंजाब में सरकार बनते एक भी किसान खुदकुशी नहीं करेगा, लेकिन सरकार बनने के 50 दिन के भीतर 14 किसान जान दे चुके हैं। तो क्या पंजाब में आपकी सरकार अपना ही भरोसा किसानों पर नहीं ला पा रही है? पंजाब में एक तरफ फसलों का नुकसान सहने के बाद खुदकुशी करते किसान हैं, जान देते किसानों के परिजनों के कानों में गूंजते इंकलाब जिंदाबाद के सियासी नारे हैं। इंकलाब! और इन्हीं रोते बिलखते किसानों के घर वालों के दिमाग में शायद पहुंचता होगा वो ऐलान भी, जो सत्ता मिल जाने के बाद पंजाब के किसानों को ख्वाब दिखाकर किया गया। 1 अप्रैल के बाद से पंजाब के अंदर किसी किसान को खुदकुशी नहीं करने देंगे हम लोग। हमारी जिम्मेदारी है। 50 दिन सत्ता में आने के बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी को होने जा रहे 25 दिन में दावा है कि पंजाब के 14 किसान खुदकुशी कर चुके। मानसा जिले के गांव भादड़ा में 42 साल के किसान मक्खन सिंह पर 5 लाख का कर्ज था। गेहूं की फसल की पैदावार कम हुई, कर्ज का बोझ ज्यादा था, खेत में फंदा लगाकर जान दे दी। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਸੀ ਸਰੇਹਾਂ ਸਪਰੇਹਾਂ ਹੋਰ ਕਬੀਲਦਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਉਵੇਂ ਜੋ ਕਰੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਵੱਢੀ ਹੈ
ਝਾੜ ਘਟਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਝਾੜ ਘਟਣਾ ਕਣਕ ਦਾ। फिरोजपुर, मानसा, होशियारपुर हर जगह किसानों पर कर्ज और उपज में कमी ही जान देने की वजह बन रही है, लेकिन पंजाब में किसानों के पास सरकारी मदद नहीं पहुंचती, सियासत हावी है। पंजाब का किसान जो पूरे देश की भूख मिटाता है, लेकिन खुद मौसम की मार और कर्ज के तले असहज और असहाय है। पंजाब में पिछले 1 महीने में 14 किसानों ने खुदकुशी की है, जिसका सबसे बड़ा कारण है गेहूं की कम पैदावार। अब पंजाब में नई सरकार आई है, लेकिन अगर हम राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन किसानों की सुध लेने वाला आज भी कोई नहीं। कुछ बैंकों ने जो कर्जा किसान नहीं मोड़ पाए उसके लिए अरेस्ट वारंट जरूर शुरू कर दिए थे किसानों के, जो विरोध के कारण आपकी सरकार को वापस लेने पड़े। तो अब आप बताइए कि आप कहां हो, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? किसान अपनी आर्थिक स्थिति की वजह से ही बहुत बार वो खुदकशी करता है, लेकिन अब प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, अभी 1 महीना सरकार को बने हुआ है और हम बिल्कुल कोशिश करेंगे, ऐसी नीतियां लेके आएंगे, ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटजी लेके आएंगे और उस ढंग से काम करेंगे कि जो हमारा किसान है वो आर्थिक स्थिति के कारण जो है खुदकशी ना करे। पंजाब के किसानों को यूं तो दूसरे राज्यों के मुकाबले संपन्न माना जाता है, लेकिन सच ये 85% किसान परिवारों पर कर्ज है। किसान टकटकी लगाए हुए सरकार की तरफ मदद की गुहार लगा रहे हैं। वहीं पंजाब सरकार का खजाना खाली है और मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि पंजाब को राहत का बड़ा पैकेज दिया जाए। 1 लाख करोड़ रुपए का पैकेज उन्होंने मांगा है ताकि वो चुनाव में किए गए वायदे और किसानों को जो अब की बार फसलों का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर सकें। लेकिन अभी तक ना तो केंद्र की सरकार की तरफ से कोई मदद आई है और ना ही पंजाब सरकार अभी तक किसानों की सुध लेने के लिए पंजाब के गाँव में पहुंची है। ये बात कह सकते हैं कि तुरंत बनी आम आदमी पार्टी की सरकार कैसे किसानों की स्थिति सुधार दे, लेकिन जिन्हें उपज में नुकसान हुआ, क्या उन किसानों को तुरंत मदद पहुंचाने का काम भी व्यवस्था नहीं कर सकती, जिससे किसानों की खुदकुशी रोकी जा सके। ललित शर्मा के साथ मंजीत सहगल, चंडीगढ़, आज तक।